फिर अपन एनआरसी के बारे में करेंगे। एनआरसी मीन्स द न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, फैसिलिटी बेस्ड के हॉस्पिटल बेस्ड या फैसिलिटी बेस्ड यूनिट होती है। इट्स प्रोवाइड द मेडिकल प्लस न्यूट्रिशनल केयर, कि मेरी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है उसको भी ट्रीटमेंट मिलेगा वहाँ पे, प्लस उसको ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, कैचअप ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन केयर भी इसको प्रॉपर्ली प्रोवाइड होगा। तो इसमें मेडिकल प्लस न्यूट्रिशन केयर दोनों प्रोवाइड होती है टू सेम चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर ऑफ एज। के एनआरसी में कितने एज के साल, कितने एज के बच्चों को ट्रीट किया जाता है, अप टू 5 ईयर एज के बच्चों को ट्रीट किया जाता है विद मेडिकल। कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो उसको मेडिकल कंडीशन न्यूट्रिशन केयर भी प्रोवाइड की जाएगी। 5 साल के बच्चों तक वहाँ इलाज प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर विद और विदाउट एनी ग्रेड ऑफ एडिमा, कि एडिमा प्रेजेंट हो एब्सेंट हो। यदि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर तो उसको एनआरसी में एडमिट कर देंगे। या वेट फॉर हाइट वेस्टिंग लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसको अपन एडमिट कर देंगे। या बाइलेटरल एडिमा है और इसके साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट, हाइपोथर्मिया, फीवर, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है बच्चे को, हाइपोग्लाइसेमिया है, शुगर बहुत लो हो रखी बॉडी में, सीवियर डिहाइड्रेशन है, न्यूमोनिया है, एनीमिया या वीक एपैथी और अनकॉन्शियस है, तो ये सब एडमिशन क्राइटेरिया है कि ये सब प्रेजेंट है तो अपने बच्चे को एनआरसी में एडमिट करेंगे, वहाँ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो जो भी अपने बड़ी मेडिकल कंडीशन, न्यूमोनिया, डायरिया, एनीमिया, कुछ भी यदि अनकॉन्शियस या एपैथी है, ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले वहाँ पे ट्रीटमेंट सबसे पहले इनका किया जाता है। फिर 24 आवर केयर एंड मॉनिटरिंग ऑफ द चाइल्ड, के 24 आवर प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, उसकी केयर होगी। थेरेपेटिक फीडिंग दी जाएगी जिसमें 3 फेज होती है, सब जो फीडिंग के लिए 3 फेज होती है। तो सबसे पहले बच्चे को मेडिकल कंडीशन का है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। फिर उसका कौन सा होगा, ट्रांजिशन फेज होगा, कि स्टेबलाइज हो गया पेशेंट, मेडिकल कंडीशन को ट्रीट कर लिया, अब ट्रांजिशन फेज है कि वो स्टेबलाइजेशन फेज से उसको अब रिहेबिलिटेशन फेज में जाना, तो बीच में ट्रांजिशन फेज आती है जिसमें वो न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर फीडिंग वगैरह स्टार्ट करता है। फिर आती है रिहेबिलिटेशन फेज जिसमें वो बच्चा अपनी रिस्टोर करता है न्यूट्रिशन को। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द एनर्जी डेंस फूड विद यूजिंग द लोकल अवेलेबल फूड, के जो भी लोकल अवेलेबल फूड है उससे आप कैसे एनर्जी डेंस फूड्स प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है बच्चे के पेरेंट्स को, बच्चे की माँ को, ताकि वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो भी उसको प्रोवाइड करे तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो। फिर है काउंसलिंग ऑन द एप्रोप्रिएट फीडिंग एंड हाइजीन, के उनको फीडिंग के ऊपर और हाइजीन के ऊपर काउंसलिंग दी जाती है कि हाइजीन मेंटेन रखना कितना जरूरी है और कैसे रख सकते हो, और फीडिंग कौन से टाइम में कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, डेंस फीडिंग आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इसके ऊपर पूरा उनको काउंसलिंग किया जाता है। फिर सेंसरी स्टिमुलेशन एंड इमोशनल केयर, तो साइको सोशल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बच्चों में, यदि कोई बच्चे को मालन्यूट्रिशन तो उसके लिए सेंसरी स्टिमुलेशन और इमोशनल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर फॉलोअप ऑफ द डिस्चार्ज पेशेंट के लिए भी फॉलोअप रूल होता है कि फॉलोअप कितने टाइम में कब करना चाहिए वो अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट, जिसको अपन ने अब एनआरसी में एडमिट कर दिया तो वहाँ पे उसको थेरेपेटिक फीडिंग दी जाती है। तो थेरेपेटिक फीडिंग के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला फेज होती है स्टेबलाइजेशन फेज, कि इसमें बच्चा जब भी आए तो उसको पहले स्टेबलाइज करना है, बाद उसको न्यूट्रिशन ग्रोथ तो उसके बाद में देखेंगे, पहले स्टेबलाइज करना है। कि ड्यूरेशन यूजुअली 2 to 3 डेज तक उसको नॉर्मल यूज होता है, यदि बच्चा ज़्यादा सीरियस है तो अप टू वीक 2 वीक तक भी एक्सटेंड हो सकती है स्टेबलाइजेशन फेज। ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रीट द लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम एंड स्टेबलाइज द मेटाबॉलिज्म, बच्चे में लाइफ थ्रेटनिंग जो भी प्रॉब्लम थी, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इन्फेक्शन वगैरह, उसको अपन को प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है और स्टेबलाइज करना है। इंडिकेटर क्या, फॉर चिल्ड्रन विद द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इन सबको अपन मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करना है। ये है स्टेबलाइजेशन फेज का मकसद। फिर अपन बात करेंगे क्या क्या इंटरवेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रीट और प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया, यदि प्रेजेंट है तो ट्रीट करेंगे, यदि नहीं है तो उसको हम प्रिवेंट करेंगे, होने से बचाएंगे कि बच्चे को हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया ना हो। फ्रिक्वेंट फीडिंग देंगे, कीप वार्म करेंगे, उसको वार्मिंग प्रॉपर देते रहेंगे। इन्फेक्शन को अपन एंटीबायोटिक से प्रॉपर ट्रीट करेंगे। फिर है डिहाइड्रेशन को करेक्ट करेंगे, इसके अपन लो ऑस्मोर ORS यूज करेंगे, और जब तक उसको शॉक ना हो तब तक अपन IV फ्लूइड को उसको में अवॉइड ही करेंगे। करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन देंगे और सोडियम को रेस्ट्रिक्शन करेंगे। और प्रोवाइड द माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसको प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे विटामिन ए एज पर प्रोटोकॉल, मल्टीविटामिन, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर,
एक चीज़ का ध्यान रखना, आयरन है वो स्टेबलाइजेशन फेज में यूज़ नहीं करते, बाकी सब अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं। आयरन का अपन यूज़ करेंगे रिहेबिलिटेशन फेज में, अभी आयरन का यूज़ नहीं करते, बाकी सब अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर दे, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर सब दे सकते हैं। फिर है फीडिंग। अब उसमें फीडिंग अपन स्टार्टिंग डाइट यूज़ कर सकते हैं। उसमें कौन सी डाइट यूज़ करते हैं? स्मॉल और फ्रिक्वेंट फीड, मतलब 8 to 12 टाइम पर डे। तो F75 थेरेपेटिक डाइट यूज़ करते हैं, उसमें अपन स्टार्ट करते हैं तो उसकी 8 to 12 टाइम पर डे अपन यूज़ करते हैं, जिसमें प्रोटीन लो होता है, लो सोडियम होता है, हायर कार्बोहाइड्रेट होता है, मीन 75 किलो कैलोरी पर 100 ml उसमें एनर्जी होती है, कैलोरी इतनी होती है, उसमें लो प्रोटीन और लो सोडियम कंटेंट होता है F75 में। तो F75 F का मीन्स फॉर्मूला, 75 का मीन्स 75 किलो कैलोरी पर 100 ml अपन को कैलोरी मिलती है और एनर्जी इतनी मिलती है, और इसमें प्रोटीन होता है पर 100 ml में वो 0.9 to 1 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल होता है F75 में। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट ट्रांजिशन फेज की। ड्यूरेशन 2 to 3 डेज आफ्टर द स्टेबलाइजेशन, वंस द कॉम्प्लिकेशन सबसाइड, के अपने कॉम्प्लिकेशन थे उसको सबसाइड कर दिया, बच्चा स्टेबलाइज हो गया, अब अपन को उसको ट्रांजिशन फेज में आ गया। अब इसका अपने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस फेज में? ग्रेजुअल अडेप्टेशन फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन टू रैपिड कैचअप ग्रोथ, के अपन बच्चे को एकदम, अब बच्चे को कैचअप ग्रोथ, ग्रेजुअल अडेप्टेशन फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन टू द रैपिड के, अब उसका स्टेबलाइजेशन हो गया, अब उसको अपन को कैचअप ग्रोथ पे अपना फोकस्ड होना चाहिए। तो उसकी की इंफॉर्मेशन क्या क्या है? ऐसे में अपन बच्चे की शिफ्टिंग करेंगे, जो फीडिंग शिफ्टिंग जो F75 टू F100 पे शिफ्टिंग करेंगे, जिसमें हायर एनर्जी और हायर प्रोटीन लेवल होता है, और मॉनिटर्ड टॉलरेंस के, कोई उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही है, कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं हो रहा है, और इम्प्रूव एपेटाइट, ये सब अपन मॉनिटर करेंगे इसमें ये फैक्टर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी सप्लीमेंट अपन कंटिन्यू रखेंगे। और कॉम्प्लिकेशन का रिलेप्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, के कॉम्प्लिकेशन जो भी है, वो जो भी फैक्टर थे मेडिकल कंडीशन, उसका रिलेप्स नहीं हो, इसका अपन को प्रॉपर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। फिर F100 का मीन्स है एफ फॉर्मूला, 100 मीन्स 100 कैलोरी पर 100 ml अपन को 100 कैलोरी मिलती है इसमें एनर्जी, और 100 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें 0.9 to 1.1 होता है, इसमें 3 के अराउंड होता है कि 2.9 ग्राम प्रोटीन पर 100 ml F100 में। फिर अपन बात करेंगे रिहेबिलिटेशन फेज की। अब आ गया ये इनिशिएटेड व्हेन देयर इज ए मेजर लॉस ऑफ एडिमा, कि पूरा मतलब लगभग एडिमा सबसाइड हो गया है, और एपेटाइट है वो मोर देन 90%, एपेटाइट मोर देन 90% उसकी एपेटाइट हो गई है, उस कंडीशन में अपन रिहेबिलिटेशन फेज का स्टार्ट करेंगे। इसकी ड्यूरेशन होती है 2 to 4 वीक होती है, और एनआरसी सेंटर में भी अपन रिहेबिलिटेशन फेज हो सकती है, और होम बेस्ड जिसमें फॉलोअप होता रहेगा, और होम बेस्ड केयर होती रहेगी, और उसको प्रॉपर जब भी इसको फॉलोअप करने बोला होगा तब फॉलोअप लेने आना है वहाँ पे फैसिलिटी सेंटर में, बाकी होम बेस्ड केयर कर सकते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? अचीव द कैचअप ग्रोथ, जो ग्रोथ है उसको अचीव करना है, प्लस इसमें न्यूट्रिशन स्टेट है उसको रिस्टोर करना है, कि अपने इनिशियल फेज में क्या देखा, स्टेबलाइजेशन में स्टेबलाइज करना है, ट्रांजिशन फेज में कैचअप ग्रोथ को इंक्रीज करना, और रिहेबिलिटेशन फेज में जो भी अपना न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको रिस्टोर करना है, ताकि फ्यूचर में उसको माल न्यूट्रिशन का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी केयर गिवर है, पेरेंट वगैरह, उसको अपन एजुकेट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, उससे कैसे प्रॉपर फीडिंग देनी है, सैनिटेशन, वाटर, हाइजीन की रिगार्डिंग उसको पूरा उनको काउंसलिंग करेंगे। फिर की इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे F100 डाइट अपन को यूज स्टार्ट रखनी है, और प्लस यदि होम बेस्ड केयर है तो लोकली प्रिपेयर्ड एनर्जी डेंस फूड कि 100 किलो कैलोरी पर 100 ml विथ हायर प्रोटीन कंटेंट, कि वो स्टार्ट करनी है। इंक्रीज द फ्रीक्वेंट फीडिंग, इंक्रीज द इंटेक और फीडिंग को आप इंक्रीज करो, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दो। इंट्रोड्यूस द फैमिली फूड ग्रेजुअली, इंश्योर द डाइटरी डाइवर्सिटी, के इसमें जो डाइटरी आप प्रोवाइड करो तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मल्टीपल, जैसे हर मतलब जो भी जितने भी न्यूट्रिशन, जो भी मल्टीपल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होते हैं, तो हर किसी फूड से उसको प्रॉपर उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हो जाए बच्चे के लिए। और इस फेज से अपन स्टार्ट आफ्टर स्टेबलाइजेशन फेज के बाद अपन जो ट्रांजिशन और रिहेबिलिटेशन फेज आता है, इसमें अपन आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। ट्रांजिशन क्यों पहला फेज है स्टेबलाइजेशन फेज, उसमें अपन को आयरन सप्लीमेंटेशन यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो इसमें क्या करते हैं, साइकोसोशियल रिकवरी, तो अपन इसको स्टिमुलेट करेंगे, प्ले थेरेपी इसको प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चे को साइकोसोशियल रिकवरी होगी, इमोशनल सपोर्ट होगा, तो बच्चा एकदम उसके लिए ग्रोथ के लिए बहुत नीडेड है ये। इंटेंसिव केयर गिवर काउंसलिंग ऑन द फीडिंग, हाइजीन, फॉलोअप के ऊपर अपन को प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। फिर है कि जैसे F95 डिफरेंस है, एक टेबल बनाई है मैंने, कि F75 स्टार्टर डाइट है, और F100 एक तरह से कैचअप डाइट है, जो अपन इसमें सेकंड और थर्ड फेज में यूज करते हैं, ट्रांजिशन और रिहेबिलिटेशन फेज में, और F75 है उसको अपन यूज करते हैं
इनिशियल फेज में, स्टेबलाइजेशन फेज में, इसको ट्रांजिशन और रिहेबिलिटेशन फेज में यूज कर सकते हैं। पर्पस क्या है, इसको अपन वाइटल फंक्शन, ट्रीट कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंट द रीफीडिंग सिंड्रोम करना, इसमें अपन कैचअप ग्रोथ और रिस्टोर द न्यूट्रिशन, इसमें अपना फंक्शन रहता है। एनर्जी कंटेंट कितना 75 है, F75 इसमें 100 है। प्रोटीन 0.9 to 1 ग्राम था, इसमें 2.9 ग्राम है। और फैट कंटेंट 2.9 ग्राम होता है, इसमें 5.4 होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें 13.6 होता है, इसमें 12.9 ग्राम होता है पर 100 ml। सोडियम होता है उसमें वेरी लो होता है, इसमें स्लाइटली हायर कर देते हैं बट स्टिल कंट्रोल यूज करते हैं अपन सोडियम का। माइक्रोन्यूट्रिएंट अब सब अवेलेबल होते हैं इसमें अपन को आयरन नहीं देना होता है, और F100 में अपन आयरन सप्लीमेंटेशन अपन को स्टार्ट करना होता है। फीडिंग फ्रीक्वेंसी है तो इसमें 8 to 12 फीड पर डे देना होता है, और F100 में 6 to 8 फीड पर डे देना होता है। क्वांटिटी अपन बात करें तो 130 ml पर kg पर डे, उसमें 150 to 200 किलो कैलोरी पर kg पर डे यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन कब है, तो इसको अपन इनिशियल फेज में देते हैं जब बच्चे कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो, इसमें बच्चे की जब कैचअप ग्रोथ और न्यूट्रिशन रिस्टोर के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गए इसके। फिर अपन देखेंगे अलग से कि माइक्रो न्यूट्रिशन की बात की कि माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देना चाहिए तो कितना देना चाहिए। तो विटामिन ए का सप्लीमेंट देना चाहिए कि यदि ओरली अपन दे डोज लेस देन 6 मंथ है बच्चे की एज, तो उसमें 50,000 इंटरनेशनल यूनिट यूज करेंगे। यदि बच्चे की उम्र 6 to 12 मंथ है और वेट लेस देन 8 kg है, तो इन कंडीशन में अपन बच्चे में विटामिन ए की डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली देंगे। यदि बच्चे की उम्र मोर देन 12 मंथ है और वेट मोर देन 8 kg है, तो उस कंडीशन में अपन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करेंगे इसको विटामिन ए की डोज। फिर अदर विटामिन कौन कौन से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे, विटामिन B12, विटामिन सी, डी और ई की अपन ये विटामिन देंगे। फोलिक एसिड अपन प्रोवाइड करेंगे कि 5 mg ऑन डे 1, देन द 1 mg पर डे अपन जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक फोलिक एसिड अपन प्रोवाइड करेंगे। फिर अपन एलिमेंटल जिंक देंगे 2 mg पर kg पर डे अपन जिंक देंगे। फिर अपन बात करें कॉपर देंगे तो 0.3 mg पर kg पर डे यूज करेंगे। आयरन देंगे, आयरन फर्स्ट फेज में नहीं देते, ट्रांजिशन और रिहेबिलिटेशन फेज में देते हैं। कितना देते हैं 3 mg पर kg पर डे। जिंक है वो 2 mg देना है, जैसे जिंक को लिखते हैं तो जिंक और 2 एकदम इक्वल आता है, तो जिंक कितना देना है 2 mg, और आयरन कितना देना है 3 mg पर kg। और प्रिफरेबल इन बिटवीन मील अपन इसको प्रिफरेबल देते तब उसको अपन को देना चाहिए। अब है कि बच्चे को एनआरसी में ट्रीटमेंट हो गया, उसको प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, अब उसको कब डिस्चार्ज करेंगे, कितने टाइम में डिस्चार्ज करेंगे, कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करेगा बच्चा, तब आप इसको अपन डिस्चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट करेंगे, जिसमें वेट और हाइट मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे अपन देखा था ICDS ग्रोथ चार्ट में कि 0 to 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में होता है एरिया है प्लॉटेड है, तो उसको अपन बोलते हैं एरिया फॉर द रोड फॉर द हेल्थ। -2 to -3 के बीच में है तो माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, लेस देन -3 है तो उसको बोलेंगे अपन सीवियर माल न्यूट्रिशन। तो अपन ने इसका वेट फॉर हाइट है तो मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, मतलब 0 to 2 की कैटेगरी बीच में आ गई, रोड टू हेल्थ होगी, तो उस कंडीशन में अपन उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। या वेट गेन है वो मोर देन, जब एडमिट हुआ तो उससे अभी तक मोर देन 15% या 50% वेट गेन हो गया, उस टाइम भी अपन इसको डिस्चार्ज कर देंगे। अब MUSC मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है वो मोर देन 12.5 होगी, नॉर्मल होगी, रोड टू हेल्थ होगी, उस टाइम अपन को डिस्चार्ज कर देंगे। ये 3 हो गए। फिर है कि एडिमा है, एडिमा रिजॉल्व फॉर द एटलीस्ट 2 वीक, 2 वीक्स हो गए हैं उसको एडिमा बिल्कुल 2 वीक पहले इसको रिजोल्व हो गया, तो इस कंडीशन में इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। मेडिकली स्टेबल विद नो कॉम्प्लिकेशन, सब कॉम्प्लिकेशन तो वो ट्रीट हो गए, अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं और बच्चा बिल्कुल मेडिकली स्टेबल है। गुड एपेटाइट एंड टॉलरेटिंग द होम डाइट, क्या बच्चा गुड एपेटाइट पे और होम जो भी होम डेंस अपनी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देंगे उसको टॉलरेट कर सकता है, ले सकता है, उस टाइम डिस्चार्ज कर देंगे। केयर गिव ट्रेन इन द फीडिंग हाइजीन स्टिमुलेशन, इसके बारे में अपन जब भी डिस्चार्ज करेंगे तो उसको केयर गिव को काउंसलिंग करेंगे, फीडिंग कैसे हाइजीन सैनिटेशन मेंटेन होना चाहिए, साइको सोशल प्ले और उसको इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, स्टिमुलेशन प्रॉपर हो। फिर है फॉलोअप अरेंज्ड, कि इसको अपन फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप के लिए क्या क्राइटेरिया किस रहेगा कि फॉलोअप डिस्चार्ज ओनली आफ्टर द केयर गिवर एग्री टू रेगुलर फॉलोअप विजिट, वो एग्री हो कि हम वहाँ फॉलोअप आएंगे। तो फॉलोअप कैसे था, 1 मंथ तक फॉलोअप करना था, हर वीकली एक विजिट करनी होती है। तो यूजुअली 7th, 14, 21st और 28 डे ऑफ द आफ्टर डिस्चार्ज, हर वीकली 1 मंथ तक आना है, तो 4 विजिट करने के लिए आना है। तो इस लिंकेज कैसे करते हैं अपन कम्युनिटी बेस्ड सर्विस से, तो उसमें फील्ड वर्कर होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ANM, उनका रोल इसमें इंपॉर्टेंट